हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड भौगोलिक संरचना का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। पिछली वीडियो आपने कंप्लीट पढ़ ली होगी और इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। हमारी यह वीडियो एकदम कंप्लीट ही नॉलेज के साथ वीडियो लाई जाती है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। बिना रुके हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं अपना लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में। देखिए, मध्य हिमालय आंशिक रूप से हिमाच्छादन होने के कारण हिम का आंचल कहते हैं। हम महान हिमालय को हिम का घर कहते थे, लेकिन इसे हम हिम का आंचल कहते हैं। देखिए, हिमालय का स्ट्रक्चर किस प्रकार है आप इस चित्र में देख करके समझ सकते हैं। और इस चित्र के माध्यम से सबसे पीछे जो है ट्रांस हिमालय होता है और उसके पीछे जो बड़े बड़े चोटियां होती हैं, बड़े बड़े पर्वत शिखर होते हैं, वह होता है हमारा महान हिमालय। और इससे भी निम्न ऊंचाई वाला जो हिमालय होता है उसे हम कहते हैं मध्य हिमालय। इस प्रकार से ये हिमालय का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इस स्ट्रक्चर को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे पीछे का ट्रांस हिमालय था और ये बीच का महान हिमालय, और ये जो निम्न हिमालय है यह मध्य हिमालय कहलाता है। अब इस मध्य हिमालय की उत्तराखंड में जो औसत ऊंचाई पाई जाती है वह है 1200 से 4500 मीटर के आसपास, और इसका उत्तराखंड में विस्तार 70 से 100 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कहीं कहीं 100 किलोमीटर विस्तार है और कहीं कहीं मात्र 70 किलोमीटर ही इसका विस्तार पाया जाता है। इस मध्य हिमालय का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन एवं पैलियोजोइक काल माना जाता है, और इस काल में इसका जब निर्माण हुआ वह वलित यानी कायांतरित चट्टानों से निर्माण हुआ है। कायांतरित का मतलब होता है परिवर्तन होने वाले चट्टान, और इस हिमालय का जो आकार है वह है वलित आकार। वलित आकार का मतलब होता है मोड़दार प्रकार से, और हिमालय आपने कभी भी देखे होंगे तो सीधे नहीं होते हैं, वलित आकार में ही होते हैं हिमालय। तो यह भी एक वलय आकार का एक हिमालय है, और इस हिमालय में कुछ प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। वह खनिज जैसे स्लेट, चूना पत्थर, सेल, क्वार्ट्जाइट, नीस और ग्रेनाइट। तो इसका मतलब है कि यह मध्य हिमालय भी क्वार्ट्जाइट, नीस और ग्रेनाइट से निर्मित होगा। तो मध्य हिमालय की कुछ खास विशेषताएं और हैं कि जैसे इस मध्य हिमालय के भूभाग में तांबा बहुत अधिक पाया जाता है, और तांबा भी अल्मोड़ा और पौड़ी में पाया जाता है। अल्मोड़ा को तो ताम्र नगरी भी कहा जाता है, और पौड़ी में भी तांबा पाया जाता है। एस्बेस्टस धातु पाई जाती है, यह पाया जाता है पौड़ी गढ़वाल में। साथ ही साथ ग्रेनाइट भी पाया जाता है पौड़ी और अल्मोड़ा में। एक इम्पोर्टेंट नोट है कि मध्य हिमालय में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यह हिमालय कायांतरित है, रूपांतरित है, इसलिए यहाँ पर जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। एक महत्वपूर्ण नोट आपको याद रखना होगा, यहाँ पर पाए जाने वाले बुग्याल और जो पयार होते हैं वह अल्पाइन जलवायु के बुग्याल और पयार होते हैं। यानी इस अल्पाइन जलवायु के पयार और बुग्यालों में जो घास पाई जाती है वह पशु चारकों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी पशुपालन के लिए सर्वोत्तम होती है। इसलिए इस क्षेत्र को ही पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पशुपालक जितने भी होते हैं, गाय, भैंस, बकरी पालन के जो पशुपालक होते हैं वह यहाँ पर अपने पशुओं को चराते हैं, और इसलिए इसे स्वर्ग कहा जाता है। क्योंकि यहाँ की जो घास होती है जीव जंतु के लिए अधिक पौष्टिक घास यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इसे पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसे आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ मध्य हिमालय का हम देख लेते हैं उत्तराखंड के मानचित्र के अनुसार कहाँ कहाँ इस मध्य हिमालय का विस्तार है। तो मध्य हिमालय का विस्तार वस्तुतः 9 जिलों में पाया जाता है, जो पूरब में चंपावत से लेकर के पश्चिम में देहरादून तक जनपदों में फैला हुआ है। इसमें चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून कुल 9 जनपद आते हैं। अब इस मध्य हिमालय भूभाग की जो जलवायु होती है वह सुखद जलवायु होती है, और इसी भाग में वर्ष भर में सर्वाधिक पर्यटन भी होता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि किस हिमालय के भूभाग में पर्यटन अधिक होता है, तो वह होता है मध्य हिमालयी भूभागों में, क्योंकि यहाँ का मौसम अधिक सुहावना और सुखद होता है। लोग गर्मियों में यहाँ एंजॉय करने जाते हैं, और सर्दियों में भी आप यहाँ घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर जो गर्मी का तापमान होता है वह औसतन 18 से 20 डिग्री मात्र होता है, और यह मानव रहन सहन और पर्यटन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 180 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है, जबकि हमने महान हिमालय में देखा था वहाँ सबसे न्यूनतम वर्षा होती थी, और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है। मध्य हिमालय में पाए जाने
वाले जो वन होते हैं वह शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी सघन वन होते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख वृक्ष होते हैं और सबसे प्रमुख वृक्ष है चीड़। और इस चीड़ के साथ साथ इस मध्य हिमालयी भूभाग में खरसों, बांज, देवदार, साल, सागौन आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसलिए यह भाग पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण भाग है। और इस मध्य हिमालयी भूभाग में कृषि एवं उद्यानिकी के लिए बहुत उपयुक्त जलवायु पाई जाती है। यानी यहाँ पर गहन कृषि की जाती है, अच्छी कृषि की जाती है और यहाँ पर फलोत्पादन भी बहुत अच्छा किया जाता है। इसके साथ ही साथ इस मध्य हिमालयी भूभाग में कुछ नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं, जैसे नयार नदी का उद्गम यहीं होता है, सरयू नदी का उद्गम, पश्चिमी रामगंगा नदी और लदिया नदी। इन नदियों का भी उद्गम मध्य हिमालयी भूभाग में ही होता है। जैसे नयार नदी पौड़ी से निकलती है, सरयू नदी बागेश्वर से निकलती है, पश्चिमी रामगंगा यहीं पर पौड़ी गढ़वाल में स्थित दूधातोली श्रेणी से निकलती है और लदिया नदी जो चंपावत की नदी है। इन नदियों का उद्गम भी मध्य हिमालय में ही होता है। साथ ही साथ मध्य हिमालय में कुछ प्रमुख ताल भी पाए जाते हैं और इस मध्य हिमालयी ढालों में कुछ प्रमुख ताल भी हैं, जैसे सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, नैनीताल, भीमताल आदि। ये भी मध्य हिमालय भूभाग में ही अवस्थित हैं। तो मध्य हिमालयी भूभाग पर्यावरण की दृष्टि से और जलवायु की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, पशुचारण की दृष्टि से, सभी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूभाग है। अब मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में एक मुख्य रेखा होती है जो मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को विभाजित करती है। यानी एक ऐसी रेखा जहां पर से मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के भूभाग अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। वह रेखा होती है मुख्य सीमांत दरार, यानी मैन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। MBF भी इस रेखा को कह देते हैं। और इस रेखा से ही मध्य हिमालय अलग हो जाता है और शिवालिक हिमालय अलग हो जाता है। तो यह थी हमारी कुछ विशेष सीरीज और इससे आगे कुछ और जानकारियां हैं मध्य हिमालय से संबंधित। जैसे कुछ अन्य रोचक तथ्य और हैं मध्य हिमालय में। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मध्य हिमालय की कुछ प्रमुख श्रेणियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। बहुत अधिक श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं और इन श्रेणियों के साथ साथ ही इन श्रेणियों के निचले भागों में घास के कुछ प्रमुख मैदान भी पाए जाते हैं। तो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और प्रमुख घास के मैदान भी मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। जैसे 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर शीतोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है और शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं जो पशुचारकों के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। और इस मध्य हिमालय में पाए जाने वाली कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे मसूरी श्रेणी है, देववन है, रानीखेत, दूधातोली, बिनसर और द्रोणागिरी। ये कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो कि मध्य हिमालयी भूभाग में ही अवस्थित हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं और अल्पाइन वन 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और यह वन एक प्रकार के घास के मैदान होते हैं और इन घास के मैदानों में ही पशुपालक अपना पशुचारण करवाते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के जो अल्पाइन वन यहाँ पर पाए जाते हैं मध्य हिमालयी भूभाग में, यह केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे राज्यों में भी पाए जाते हैं। और कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है और इन घास के मैदानों से गुजरने वाला जो मार्ग होता है उसे भी यहाँ मर्ग नाम से जाना जाता है। जैसे कश्मीर में कुछ मर्ग स्पेशली मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। ये 3 प्रकार के मर्ग जम्मू कश्मीर में है और वह भी मध्य हिमालय में ही अवस्थित है। साथ ही साथ हिमाचल के कुल्लू घाटी में इस प्रकार के मर्ग को या इस प्रकार के मैदानों को ठच कहा जाता है। आप इसे इंपॉर्टेंट करके याद रख सकते हैं क्योंकि हमारे उत्तराखंड में तो इसे अल्पाइन वन कह देते हैं या बुग्याल कह देते हैं या अल्पाइन घास के मैदान कहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग नाम से जानते हैं और हिमाचल में ठच नाम से जाना जाता है। ये थी हमारी इंटरेस्टिंग रोचक तथ्यों के साथ मध्य हिमालय की जानकारियाँ। आइए एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, वह है मध्य हिमालय में अवस्थित एक श्रेणी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह श्रेणी है दूधातोली श्रेणी, जिसे कि उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। देखिए, विश्व का पामीर तिब्बत के पठार में है और तिब्बत के पठार से ही उस पामीर की गांठ से कुछ प्रमुख श्रेणियां विभाजित होती हैं। वैसे ही यहाँ उत्तराखंड में एक पामीर कहा जाता है जिसे कि दूधातोली श्रेणी हम कहते हैं। और इस उत्तराखंड के दूधातोली श्रेणी में एक शीतोष्ण घास का मैदान है
और इस मैदान की विशेषता यह है कि यहाँ पर चौमास में उत्तराखंड के लोग यहाँ पर पशुचारण के लिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस दूधातोली का नाम यहाँ पर गाय और भैंसों से उत्पादन होने वाले अधिक दुग्ध की मात्रा के कारण इसका नाम दूधातोली रखा गया है। अब इस दूधातोली को उत्तराखंड में देखा जाता है कि यह 3 जनपदों में फैला हुआ है, यानी चमोली जनपद, अल्मोड़ा जनपद, पौड़ी जनपद, 3 जनपदों में इसका विस्तार है। और इस दूधातोली श्रेणी में चमोली के क्षेत्र से मध्य हिमालयी श्रेणी इसमें मिल जाती है और यहाँ पौड़ी श्रेणी से मध्य हिमालयी श्रेणी नैनीताल की ओर गुजर जाती है। तो इन श्रेणियों के बीच में उच्च भूमि होती है जो कि इन श्रेणियों के विभाजन का कार्य करते हैं और उसी को हम उत्तराखंड का पामीर कह देते हैं। इस उत्तराखंड के पामीर यानी दूधातोली श्रेणी से उद्गम होने वाली कुछ नदियाँ जैसे पश्चिमी नयार नदी, पूर्वी नयार नदी, आटागार नदी, वूनो नदी और पश्चिमी रामगंगा नदी, 5 नदियों का उद्गम इस दूधातोली श्रेणी से होता है। देखिए, जो रामगंगा नदी है यह नैनीताल होते हुए, यह रामगंगा नदी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। और यह जो वूनो नदी है यह भी रामगंगा की ही सहायक है और रामगंगा में आकर मिल जाती है। जो आटागार नदी है यह आटागार नदी चमोली में प्रवाहित होती है और यह पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी भी है। सिमली नामक जगह पर इसका मिलन हो जाता है। साथ ही साथ जो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदी है यह पौड़ी में प्रवाहित होती है और आगे जाकर के यह गंगा की पहली सहायक नदी भी बन जाती है। फूलचट्टी नामक जगह पर यह गंगा से मिलती है और गंगा की पहली सहायक नदी भी कहा जाता है। ये थी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस दूधातोली श्रेणी से। कुछ और जानकारियां हैं, जैसे एक प्रमुख ताल है यहाँ पर दूधातोली श्रेणी के निचले भाग में एक ताल पाया जाता है, वह ताल है दुग्ध ताल और यह पौड़ी का एक प्रमुख ताल भी है और दूधातोली श्रेणी में ही स्थित है। साथ ही साथ दूधातोली श्रेणी में कुछ प्रमुख प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे बांज, खरसू, उतीस, कैल आदि के वृक्ष दूधातोली श्रेणी में पाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जिन्हें कि पेशावर कांड का नायक कहा जाता है, उन्होंने 1960 में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से दूधातोली को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग भी की थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का दूधातोली से बेहद लगाव था, उन्हें इस भूमि से बेहद प्रेम था। वह चाहते थे कि यह दूधातोली जो भूभाग है यह विकसित हो जाए और भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनकर यह रहे। उनका सपना बहुत बड़ा था। और हुआ क्या, जब उत्तराखंड की मांग की गई तो उत्तराखंड की मांग के साथ 1994 में उस समय की लोकल पार्टी यूकेडी के द्वारा चंद्रनगर गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी भी घोषित किया गया और वह उत्तराखंड की जो गैरसैंण राजधानी है वह इसी दूधातोली श्रेणी के ही अंदर आती है। इसलिए यह दूधातोली श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के मरणोपरांत यहाँ पर कोदिया बगल नामक स्थान पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का स्मारक बनाया गया है। साथ ही साथ बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी उत्तराखंड के प्रमुख क्रांतिकारी थे, उनकी भी समाधि यहीं पर बनाई गई है कोदिया बगड़ में। तो यह कोदिया बगड़ भी दूधातोली श्रेणी के ही निकट है और यहाँ पर प्रतिवर्ष वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के स्मृति में 12 जून को मेला भी आयोजित किया जाता है और यह दूधातोली क्षेत्र में ही मेला आयोजित किया जाता है। तो यह है हमारी उत्तराखंड की मध्य हिमालय की प्रमुख जानकारियां और हमने इसमें दूधातोली श्रेणी के बारे में भी विशेष जानकारियां प्राप्त की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से लिंक ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल में आपको इस वीडियो की PDF भी प्राप्त हो जाएगी। तो यह थी आज की हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज। उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम्स में यह वीडियो बहुत लाभकारी होगा और आज की इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।